नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार कहे जाने वाला गुड्स सर्विसेज टैक्स लागू हो गया है। पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी काउंसिल इस मुद्दे पर बाद में फैसला करेगी। बिजली और शराब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। आखिर इन पर फैसला क्यों नहीं हुआ, इससे कई सवाल पैदा होते हैं। जहां बीजेपी जीएसटी को लेकर जश्न मना रही है, वहीं विरोधी दल इसे काला अध्याय बता रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। देश भर में व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के एक बड़े वर्ग का कहना है जीएसटी की कर प्रणाली बहुत ही जटिल है। वहीं प्रधानमंत्री ने लॉन्चिंग के दौरान काला धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कही। साथ ही व्यापारियों को इशारों में उन्होंने कुछ हिदायत भी दी। जो टैक्स भरेगा उसे डरने की जरूरत नहीं है। आखिर क्या थे इन शब्दों के मायने? जीएसटी देश की आर्थिक व्यवस्था में कितना बदलाव लाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष बज गई घंटी। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1 जुलाई से भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी टैक्स क्रांति यानी जीएसटी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक देश एक टैक्स प्रणाली लागू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी से देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पीएम ने देश के व्यापारियों को भी सख्त लहजे में हिदायत दे डाली। जो टैक्स जमा करेगा उसे डरने की जरूरत नहीं। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। कांग्रेस ने केंद्र की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीएसटी जनहित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बहुत कठिन, दुर्गम 5 टैक्स स्लैब्स वाला और लोगों से लाखों करोड़ की वसूली वाला टैक्स बनाकर छोड़ दिया है। जीएसटी को जहां बीजेपी देश के बदलाव में आर्थिक क्रांति बता रही है, तो वहीं विरोधी पार्टियां इसे काला अध्याय कह रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद में रेल रोको प्रदर्शन किया। आज हम समाजवादी पार्टी इलाहाबाद युवजन सभा के नौजवानों ने केंद्र सरकार द्वारा, मोदी द्वारा जिस तरीके तानाशाह पूर्वक तरीके से जीएसटी को लागू किया गया है, हम समाजवादी पार्टी इलाहाबाद युवजन सभा के नौजवान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीएसटी को लेकर कहीं खुशी कहीं गम जैसी स्थिति है। मुंबई सहित देश भर में कई जगहों पर खुशी का माहौल देखा गया। जीएसटी जहां पूरे देश में लागू हुआ, तो वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते लागू नहीं हो पाया है। 17 टैक्सों को खत्म कर एक टैक्स लगाने पर जहां कुछ चीजों को टैक्स के दायरे में रखा गया है, तो डब्बा बंद सामान पर टैक्स और खुली वस्तुओं पर टैक्स में रियायत देना कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। फिलहाल पेट्रोल, डीजल सहित अभी भी कुछ वस्तुओं पर निर्णय नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि इन वस्तुओं पर टैक्स की क्या मार पड़ती है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता, अर्थशास्त्री आर.एस. तिवारी, जय चावला सीए हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक आउटलुक से राजेश सिरोटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी पर रात में 12 बजे जीएसटी लागू हुई। हम लोगों ने भी, पूरे देश ने उसे देखा। एक नई उम्मीद बंधी है। अर्थशास्त्री कहते हैं आने वाले वक्तों में उसका फायदा भी मिलेगा। आम आदमी को इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उस पर इसके कई तरह के सवाल हैं। व्यापारियों का भी एक बड़ा वर्ग इसको लेकर, उसमें भी असंतोष का भाव है। क्या कहेंगे आप? सारे जो स्लैब बना दिए, तो ये वन टैक्स कहाँ रह गया? ये तो हर चीज पे अलग अलग टैक्स हो गया। तो आपके टैक्स स्लैब का तो पहले वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट वही खत्म हो गया। फिर आप अभी आप ठीक है, आप लाए हैं, जैसे कि आपने नोटबंदी की थी, उसके बाद में आपने 65 करेक्शन किए थे। मुझे लगता है इसमें जीएसटी में 6500 करेक्शन हो गए, और वो सरकार की
प्रक्रिया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब किसी चीज को अपन को लाना है तो इतनी जल्दबाजी के जो अपन इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं, जो फ्रांस ने 1954 में चालू कर दिया था। सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला राष्ट्र था फ्रांस। तो जब 54 से शुरू हो गया और आपको आजादी के 70 साल बाद जब इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर लेते, भारतीय स्थिति परिस्थितियों के हिसाब को ध्यान में रखते हुए कि भारत में किस तरह का ट्रेडिंग होता है, किस तरह से सारी चीजें होती, थोड़ा एक आम जनता की भी राय। आप पूरा देश में आपने संविधान में संशोधन कर डाला, लेकिन जनता से राय ली नहीं है आपने केवल अफसरों के भरोसे जो है और कुछ तथाकथित कारपोरेट घरानों के दलालों और वकीलों के उनके चक्कर में आपने ये पूरा सब मटिया मेट कर डाला। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली इस जीएसटी को लाने के पीछे इस देश और इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा इच्छा देश और विदेश के कारपोरेट कंपनियों की थी। और उन कारपोरेट घरानों को भारत के छोटे लघु मझोले इन व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। वो तो बड़ी मछली की तरह इन सारी छोटी मछलियों को हजम कर देना चाहते हैं। तो ये सरकार को जो एक जनता का स्पष्ट बहुमत लेकर जो जनता सरकार बनी है, उसको जनता के हितों की परवाह जरूर करना चाहिए। इसमें जनता का हित कहीं नहीं दिख रहा है। जनता में छोटे मोटे कारोबारी सब सारे लोग आते हैं, कारपोरेट भी आते हैं, लेकिन सिर्फ कारपोरेट का ही ध्यान रखो और आम जनता और उसको एक तरफ छोड़ दो, ये बात मुझे जमती नहीं। आपने कई चीजों को आपने बड़े प्रचारित कर रहे हैं कि हमने इन चीजों पर टैक्स ही नहीं लगाया है। अरे क्यों नहीं लगा भैया, सब पे लगा दो ना। 5% और 10% या 15% का स्लैब कर देते। ये आप 40%, 28%, 18%। अब आप सोचिए कि 10,000 रुपये का अगर किसी ने किसी को वाणिज्य के उपयोग के लिए किराए पे दुकान दी है तो उसको आपने 18% के स्लैब में रख दिया। माने वो 10,000 रुपये का अगर किराया ले रहा है तो उस दुकानदार से 1800 रुपये जो है वो लेगा उसका टैक्स जीएसटी का। तो कहीं ना कहीं सोच विचार समझ की जरूरत है। फ्लाई ऐश है, आप उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानते, क्योंकि वो फ्लाई ऐश जो है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, ये सारा प्रदूषण करती है, बांधों में सिल्टिंग करती है। तो आपने 18% के 12% कर दिया। पहले 18% में रखा था, 12 में रख दिया। तो आप चाहते हो क्या कि ईंट भट्टों से नदियों में प्रदूषण को की व्यवस्था को आप जारी रखना चाहते हैं? बहुत सारे सोच विचार की। आप कहते हैं एक तरफ का स्वच्छता अभियान, दूसरी तरफ आप जो है आपका जो है ये क्या कहते हैं हैंड वॉश क्लीनर जो है उसको आप 28% टैक्स लगा रहे हैं। आप रेजर ब्लेड जो है दाढ़ी बनाने काम आती, साफ सफाई के काम आती, आपने उसको कर दिया। नाखून, सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा होती नाखून बढ़ने से, आप 28% नेल कटर पे टैक्स लगा रहे हैं। आप कहाँ क्या सोच रहे हैं, किन दुनिया के लोगों के साथ में बैठ के सोच रहे हैं? ये देखिए, वन टैक्स वन नेशन को लेकर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आप जब दूसरे देशों की नकल करके आप इस टैक्स को ला रहे हैं तो उनके कर ढांचे को भी आपको देखना पड़ेगा। आप डीजल पेट्रोल पे 130 और 110% लाए, इसलिए आपको भी भला था उसमें, क्योंकि 57% टैक्स आप ले रहे हैं और सरकारें भी 31% मध्य प्रदेश में जैसा है पेट्रोल पर, 27% डीजल पर। ये सब मिला के आप कुछ भी कर रहे हैं। चीज जो है, प्रोडक्ट की चीज जो है, उसकी जो कीमत है उससे दुगना टैक्स लोगे क्या आप बताइए। तो शराब के लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल आप रोजी रोटी और आटे को आपने माफ कर दिया, लेकिन उस आटे के कमाने के लिए, उस रोजी रोटी कमाने के लिए क्या लोग पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते? क्या किसान डीजल का इस्तेमाल नहीं करता? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो आप सारी चीजों को शामिल करिए उसमें, और जीएसटी के स्लैब कम से कम बनाइए। और जैसा कि कांग्रेस की डिमांड है कि 18% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आप ब्रिटेन से तो बहुत बड़े देश है, ब्रिटेन बराबर देश तो नहीं। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कहते हो तो उसको विश्व के सबसे बड़े लूटतंत्र में तब्दील मत करिएगा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, तिवारी साहब, आर.एस. तिवारी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं उसमें, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें और सुधार की जरूरत है? जिस तरह का टैक्स लागू किया गया है, किन चीजों के मूल्य बढ़ जाएंगे और किन चीजों के मूल्य में कमी आएगी, कैसे देखते हैं, और आम आदमी को इसका क्या फायदा नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टैक्स के मामले में कहा जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू टैक्स एंड टू प्लीज एज इट इज टू लव एंड बी वाइज। यानी आप टैक्स लगाएं और ये सोचें कि लोग खुश रहेंगे तो संभव ही नहीं है। जैसे कि प्यार करें और समझदार बने रहें। तो इसलिए टैक्स लगाया गया, कोई सा भी टैक्स लगाया जाएगा तो उससे निश्चित रूप से लोगों को तकलीफ होगी।
टैक्स के बारे में एक दूसरी बात और ध्यान रखें कि कहा जाता है कि ओल्ड टैक्स इज नो टैक्स। पुराना कर जो चल रहा है अगर वही कर लगा रहे तो जनता को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां आपने कोई नया टैक्स लगाया उससे तकलीफ हो जाती है। जीएसटी का नाम हुआ, रेट्स वेट्स, अभी मैं रेट्स के बारे में दूसरी बात बताता हूं। तो इसलिए हमें आम आदमी को तकलीफ है, क्योंकि कोई भी चेंज होता है तो हम कोई चेंज करना नहीं चाहते और अपनी मनोवृत्ति नहीं बदलना चाहते। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि जब टैक्स का इन्होंने जो भी विचार किया उसमें रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रखने की कोशिश की है कि जितना रेवेन्यू मिल रहा था उससे ज्यादा पैसा नहीं मिले, उतने पैसे में के भीतर ही कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने 4 रेट करे वगैरह वगैरह। और 4 रेट करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है उनके हिसाब से, कि जो उसके जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो रेट थे उस रेंज में उन कमोडिटीज के, उनका उन्होंने मीडियन निकाल लिया और मीडियन रेट का टैक्स प्रिस्क्राइब कर दिया। यानी अगर मीडियन किसी का 11 आता है तो उन्होंने 12 कर दिया, और किसी का अगर 20 आ रहा है तो उन्होंने 18 कर दिया, इस तरह से। तो ये कैटेगरीज वाइज उन्होंने वस्तुओं को बांट लिया। अब सवाल सिर्फ इस बात में ही आया, ये जो अभी आप कह रहे थे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ठीक नहीं है, इसमें बड़ा विरोधाभास है। ये मैंने देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ चीजों की कीमतें जो उसी से मिलती जुलती हैं, और खासकर इस बात को ध्यान में रखकर कि गरीब और अमीर के बीच में या जो उन वस्तुओं का उपभोग कौन करता है उसके हिसाब से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, उससे बहुत सारी परेशानियां हैं। अब काजू किशमिश सस्ती है और बिस्कुट महंगा। अभी बड़ा अजीब लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, सीमेंट और टाइल्स आपने महंगे कर दिए हैं, और बाकी सामान सैनिटरी वेयर वगैरह वगैरह और जिन्होंने उसमें लगने के सामान है उसको सस्ता कर दिया। ये मेरी समझ के बाहर है कि सीमेंट सबसे ज्यादा मकान में लगती तो मकान सस्ता कैसे बनेगा। ऐसे ही कारपेट सस्ता है और मच्छरदानी महंगी है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने नोट कर रखी थी। कपड़ा सस्ता है और रेडीमेड कपड़ा महंगा। आज की आप तारीख में देखें तो आदमी को रेडीमेड कपड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए कि सिलाई का खर्च मिला के देखें तो आपको वो सस्ता पड़ता है। तो आम आदमी आम तौर पर देखें तो जो है रेडीमेड कपड़े ही लिए खरीदे जाते हैं। रेजर, कैंची, नेल कटर ये सब महंगा है, और मेकअप का सामान सस्ता है। अगरबत्ती महंगी है, छाता महंगा है, आइसक्रीम सस्ती है। घी महंगा कर दिया। हिंदुस्तान में बिना घी के लोगों का काम नहीं चलता, वो महंगा कर दिया। दवाओं में 9 से 12% टैक्स लगा दिया। 78 पर दवाएं छोड़ दी हैं, लेकिन बाकी दवाओं पर तो टैक्स लगेगा, तो वो तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। चश्मे का लेंस उसको महंगा कर दिया। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनको महंगा करने का कोई, ऐसे ही सबका फोन बिल, बीमा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, जो आम आदमी को उपयोग की चीजें वो सब आपने महंगी कर दी। इन सबसे बड़ा नुकसान होने का संभावना है, इसलिए आम आदमी को कष्ट लगेगा। जहां आपने कम किया है वो बात आदमी उसको तो दूर में देखेगा, लेकिन महंगा होना एक हर आदमी को बड़ा कष्ट देता है, तो उसको तो वो नया टैक्स लगेगा। ये बड़ी परेशानी का मुद्दा है। अब मैं आपको दूसरी बात ये समझाना चाहता हूं कि जीएसटी में सरकार ने जो कुछ भी सोचा विचारा सब कुछ किया, लेकिन बेसिक जो आर्थिक सिद्धांत हैं जिनमें इक्वलाइजेशन करने की जरूरत होती है, समानता का सिद्धांत है, और टैक्स का पर्पस होता है केवल कर लगाना नहीं होता, रेवेन्यू कलेक्ट करना। उसका पर्पस होता है कि आप कोई दूसरा उद्देश्य भी पूरा करें। जैसे आपने तंबाकू के ऊपर कितने 200% कोई उस पर सेस लगा दिया है। जाहिर है कि आप तंबाकू का उपभोग रोकना चाहते हैं, पर जिस चीज का उपभोग रोकना नहीं चाहते हैं उसके ऊपर भी अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो उससे नई प्रकार की परेशानियां होती हैं। जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के बारे में कह रहे थे, सारी जनता को इस बात से आपत्ति है, आज से नहीं, जब से वैट लगा था तब से आपत्ति है और आज भी है, और उस मामले को सुधारा भी जा सकता था। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि आम आदमी के दृष्टिकोण से कर का ये विभाजन जो किया गया वस्तुओं का वो गलत है। तो जीएसटी काउंसिल को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो आमतौर पर लोग उपभोग करते हैं, ज्यादा लोग जिस चीज का उपभोग करते हैं उस पर टैक्स कम लगे, क्योंकि वो तो कंपल्सन में हो गई सही जितनी आम रोज उपभोग करने की वस्तु हैं। अब रेजर आदमी नहीं खरीदेगा क्या, कैंची नहीं यूज करेगा क्या, मतलब ऐसी चीजें हैं जो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं और इनसे कितना टैक्स मिलने वाला है, लेकिन लगा दिया गया है, तो वो तकलीफ वाला मुद्दा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जीएसटी अपने आप में तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और सब कुछ अच्छा है, और बस, लेकिन अगर ये कमोडिटी का जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो विरोधाभासी है, क्योंकि
है ना, तो ये पैराडॉक्स को दूर करने की बहुत इमीडिएटली जरूरत है। मेरे ख्याल में इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है बहुत जल्दबाजी में कर दिया इसलिए कुछ चीजों पर ध्यान नहीं किया? देखिए, इस पर मेरा ये कहना है कि जब भी आप इसे लागू करते तब भी जल्दबाजी कही जाती। हाँ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी से आग्रह है कि आपस में बात नहीं करें, और दूसरा ये कि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा आपसे संवाद बेहतर होगा और हमारे दर्शकों को भी सुविधा होगी। जय, आपसे मेरा एक सवाल है। बहुत ढेर सारी स्टडी की है आप, पिछले कार्यक्रम में मुझे बता रहे थे। स्टडी पूरी हो गई, अभी कुछ बचा है, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ और नई चीजें आई हैं लागू होते होते, घंटी बजते बजते। क्या चीजें हैं और उन सब चीजों को, और जैसे आर.एस. तिवारी कह रहे थे कि अर्थशास्त्री हैं, कई चीजों में विसंगति है, राजेश सिरोठिया भी कह रहे थे आम जरूरतों की बहुत ढेर सारी चीजें हैं, और आज तो प्रधानमंत्री ने आप लोगों को क्या ऋषि कह दिया है। अरे आपको तो ऋषि कह दिया साहब, बधाई आप लोगों को, आप ऋषि हो गए, अब राज ऋषि हैं आप सब। तो चलिए, आप कैसा महसूस करते हैं इन सारी बातों पर, और क्या क्या चीजें आपको लगती हैं जिस पर और ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, जो ध्यान देने वाली चीजें हैं, जहां तक मैं समझता हूं जी, ठीक है, ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा ये जल्दबाजी का डिसीजन हुआ है कि मतलब उसको इतना जल्दी और बिना प्रॉपर स्टडी के उसको लाया गया है जी। और स्टडी करना इसके पीछे और ज़्यादा हो सकता था। इसको चाहे तो वो अगले साल से जनवरी से, ताकि कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर भी अब जनवरी से कर दिया जाएगा, तो उस साल से किया जा सकता था। इसमें और थोड़ा सा वेट किया जा सकता था, ताकि जो भी कमोडिटीज़ हैं जो ऑब्जेक्शन में आती हैं कमोडिटीज़, उस पर शायद कुछ चेंजेस करने के बाद उसको जनवरी से ला सकते थे, अगले साल से। बट ये बात भी है कि अगर इतना लेट होता जाता तो क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस तो होते रहते हैं, और अगर इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस होने के बाद भी अगर वो प्रॉपर नहीं आ पाते अपनी लाइन पे, तो पूरी तरीके से जीएसटी को लाना नामुमकिन सा हो जाता अगले साल और उसके बाद भी। तो ये ठीक है, अब जब जीएसटी आ गया है तो वो एक्सेप्ट करने वाली चीज पे आ गई है। जहां तक टैरिफ की बात है, गुड्स के टैरिफ की बात है और सर्विसेज के टैरिफ की बात है, जो 15% की कैटेगरी में आ रही थी चीजें, वो 18% की कैटेगरी में मोस्टली आ रही है, मोस्टली 18% की कैटेगरी में आ रही है। ओके, कंस्ट्रक्शन एक ऑब्जेक्शन में आ चुका है कि कंस्ट्रक्शन पे 12% आ गया। अब कुछ ही दिन में, एक दो दिन पहले की बात है, वो मैं पढ़ रहा था कि उस पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे अभी चीजों को इस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी उस पे वेट करिए, अभी हम उसमें अमेंडमेंट्स कई सारे लाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, जो ये टैरिफ आया है, जितना भी टैरिफ आया है, ये 300-400 पन्नों का टैरिफ है, जिसमें पूरे रेट्स लिखे हुए हैं गुड्स के एज वेल एज सर्विसेज के। तो इस टैरिफ में अभी और ज्यादा अमेंडमेंट्स होंगे। 5% कैटेगरी वाला आइटम जो शायद 0% कैटेगरी में होना चाहिए, या 28% कैटेगरी वाला आइटम जो शायद 12% या 18% कैटेगरी में या फिर कम में होना चाहिए, तो उस पर अभी और एनालिसिस होगा। सरकार को भी पता है कि जब हम कोई नई चीज लाएंगे तो मुद्दा तो उठेगा, और बिना मुद्दे के तो कोई चीजें आगे बढ़नी नहीं है। अगर हमने पहले से ही कम करके ला दिया तो फिर और उस पर मुद्दा उठाएंगे, फिर उसको 0 पे लाएंगे। बेहतर है कि पहले टैक्स लगाओ ज्यादा, बाद में अमेंडमेंट्स करेंगे। इफ यू नो वेरी वेल, तो सर्विस टैक्स जब तक चल रहा था, कल तक की बात है, सर्विस टैक्स चल रहा था, एक्साइज चल रहा था, उसमें हजारों अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। जब से सर्विस टैक्स आया है, हजारों अमेंडमेंट, हर महीने के नोटिफिकेशंस, हर महीने के सर्कुलर्स कर करके उसको चेंज किया जाता था, कभी किसी में चेंज, कभी किसी में चेंज। तो बिल्कुल, मतलब परिवर्तन होंगे, लगातार होंगे। बहुत आपको भी लग रहा है कि कुछ चीजें इग्नोर हो गई हैं, ध्यान नहीं दिया जा सका है, और शायद कोई कानूनी अड़चन आ जाती है अगर लागू नहीं करते। तो ये सब चीजें पहले से नहीं सोची गई, अगर विचार किया गया होता तो उन कानूनी अड़चनों का भी एक रास्ता निकाल के चला जा सकता था। चलिए, भूपेन गुप्ता क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भ्रम की स्थिति देश में बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, और सरकार पोषित जो तर्क फैलाए जा रहे हैं, उनमें दो तरह की बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि कांग्रेस जीएसटी के विरोध में नहीं है। कांग्रेस तो इसकी जनक है और इसको प्रमोट करने वाली संस्था है।
लेकिन हम इसके जो प्रक्रियात्मक जो अवरोध हैं, जो प्रक्रियात्मक गलतियां हैं और जो शासन को इसको लागू करने का तरीका, हम उसके विरोधी हैं और उसकी खिलाफत हम आखिरी तक करेंगे। और क्यों करेंगे उसका हम आपसे जो चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि सितंबर के पहले हमको 30 सितंबर के पहले इसको लागू करना है। जब 30 सितंबर के पहले लागू करना है तो 1 जुलाई की बाध्यता क्या थी, जबकि आपकी कोई तैयारी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आपकी कोई तैयारी नहीं है तो जो है चिढ़ने लगती है सरकार और जो फालतू की बातें करने लगती है। लेकिन मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। ये जीएसटीएन का जो बनाई है इन्होंने, जीएसटी काउंसिल ने एक जीएसटीएन संस्था बनाई है, उस जीएसटीएन के मैं डिटेल्स लेकर ही आया हूं कि अभी जिस पर सॉफ्टवेयर पर ये सारा सिस्टम लोड होना है, उसकी जो टेंडर के क्वालिफिकेशन की डेट है 7 जुलाई। 7 जुलाई को वो टेंडर खुलना है, सबमिशन है उसकी लास्ट डेट। उसके बाद वो खुलेगा, खुलने के बाद उस पर डिसाइड होगा। जिस सिस्को वेबएक्स पर इन सॉफ्टवेयर्स को रन करना है, उसकी जो है उसका टेंडर अभी सबमिट हुआ है 22 जून को। कल रात तक जो है सरकार ने कई नियम बनाए और कई जो है चीजें कल रात तक जारी की गई हैं। अगर इतनी हड़बड़ी से देश में एक इतना बड़ा बदलाव आप करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टैक्स रिफॉर्म से ज्यादा बड़ी कोई दूसरी नहीं है, तो दूसरा कोई लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? कल मैं एक डिबेट में बैठा था तो हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे डॉक्टर हितेश वाजपेयी। उन्होंने खुलकर कहा कि साहब हम तो इसलिए जल्दी मचा रहे हैं कि हमारे पास अब टाइम कहाँ बचा है, हमें चुनाव लड़ना है अगले साल में। तो चुनाव लड़ना है आपको, तो आप उसके लिए क्या देश को एक किसी ऐसी अराजक व्यवस्था में झोंक देंगे बिना तैयारी के, जैसा आपने नोटबंदी में किया था और 150 लोग मौत के गाल में समा गए। तो आपको ये जो समस्या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि तुम्हारी जो नीतियां हैं तुम उसके ठीक उल्टे काम कर रहे हो। उल्टे काम कैसे कर रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास इस बात की समझ नहीं, आप अपनी अयोग्यता और आप अपनी नीयत को मिक्स करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। आपकी अयोग्यता क्या है कि आप जो है 3 साल से इस पर चर्चा चल रही है और उस 3 साल से भी पहले 2007 से इस पर चर्चा चल रही है। जीएसटी के बारे में हिंदुस्तान का हर आदमी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका, क्योंकि 2007 से जीएसटी की चर्चा इस देश में चल रही है। लेकिन जब 2007 से इस देश में चर्चा चल रही है और जो है 60 साल से ये सिस्टम पूरी दुनिया में लागू है, हम तो इसमें 60 साल पीछे हो गए और मोदी जी की मेहनत से 10 साल पीछे हिंदुस्तान में हो गए। 10 साल पहले ये सिस्टम लागू हो सकता था इस देश में, लेकिन मोदी जी के परिश्रम के कारण 10 साल हम पिछड़ गए इसमें। और आज आप कह रहे हैं कि ये देश के बदलाव का एक बड़ा संकेत है। ये बदलाव 10 साल पहले हो सकता था। ये प्रश्न अब आज गौर हो गया इसलिए कि आज चलो लागू हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार को इस बात की समझ होना चाहिए कि आप किस तरह का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं, 0% की सूची में पढ़ के बता रहा हूं, और आप 0% में आपने किन चीजों को लगा। इस सरकार की नीति है, हिंदुस्तान के अंदर आज लगभग जो है कितने सारे लोगों को जिंदा मार दिया गया है भीड़ के हवाले से गौ रक्षा के नाम पर। और सरकार क्या कह रही है कि सरकार ने जो है 201 आइटम नंबर पर रखा हुआ है गोकुली प्राणी का मांस ताजा और द्रुत शीतित। 202 पर रखा हुआ गोकुली प्राणी का मांस हिमशीशित से भिन्न और जो इकाई आधान में रखा हुआ हो। आप जो है बीफ को, आप गाय के मांस को आप 0% के सेक्टर में रख रहे हैं। और जो है आपको दिख रहा है कि अगरबत्ती में बहुत माल है, उसको आपने जो है 12-15% के स्लैब में डाल रहे हो। आप आटा जो आदमी रोज खाता है भोजन के साथ, मांस तो जो है हो सकता है हफ्ते में एक बार खाता हो, लेकिन जो आटा रोज खाता है आटे को आपने 5% के स्लैब में डाल दिया। तो जो लोग जो जीएसटी काउंसिल में बैठे हुए हैं वो व्यवहारिक ज्ञान उनका इस देश के बारे में, इस जनता के बारे में, इस जनता के जो खान पान का व्यवहार या वस्तु व्यवहार है उसके बारे में उनका ज्ञान क्या है और आप किस तरीके से इसको लागू कर रहे हैं। और उसके बाद बंदूक की गोली अड़ाकर आपकी हर बात में। आज वेंकैया नायडू का बयान है, कल वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, आधा तो बोलते हैं आधा समझ में आता है उनकी बातचीत, कि साहब जो चोर हैं, जो व्यापारी टैक्स चुराने का आदी है, वही अकेला जो है इसका विरोध कर रहा है। ये जो सरकार
80 लाख व्यापारियों के माध्यम से इस परिवर्तन को अंजाम देना चाहती है, उन 80 लाख व्यापारियों को आप गाली बककर और उनको चोर कहकर आप इस परिवर्तन को लागू करना चाहते हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। और इस हैरानगी के कारण ही मैं आपसे कहूं कि हमने 2007 में 12 फरवरी को अनाउंस किया था पार्लियामेंट के अंदर, और हमने कहा था कि हम जो है 28 फरवरी को 2007 को हमने अनाउंस किया था पार्लियामेंट में कि हम जीएसटी लाएंगे। तब हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम इसको 1 अप्रैल 2010 से लाएंगे। हम देश को 3 साल का समय देंगे एजुकेट होने के लिए, हम देश को समय देंगे ये समझने के लिए कि जीएसटी। आप इस पर कुछ जवाब भी ले लेने दें भूपेंद्र गुप्ता, अब आप इस पर कुछ जवाब भी लेने दें। चेतन सिंह हमारे साथ हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं उनके लिए, बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं। चेतन सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, कांग्रेस का दर्द जो झलक रहा है वो समझ में आ रहा है जी। निश्चित रूप से पहल उन्होंने की, लेकिन समापन माननीय मोदी जी ने किया है जी। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से भी बधाई देना चाहता हूं कि सारे देश को एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली के साथ एक नए युग की उन्होंने शुरुआत की। वैसे इसमें श्रेय सभी को, क्योंकि इस बिल का सभी लोगों ने समर्थन किया। यह अलग बात है कि बाद में कांग्रेस जैसे उसकी अपनी एक उसकी नीति है हमेशा एंड टाइम पर उस चीज से पलटी मारना, लेकिन देश इस जीएसटी के लिए तैयार हो चुका है। देश जीएसटी के आधार पर चलेगा और मुझे लगता है कि अब गरीबों के विकास के मार्ग और खुलेंगे, गरीबों का हित होगा और निश्चित रूप से बहुत बड़े कर की जो लोग चोरी करते थे उस पर कहीं ना कहीं सरकार अंकुश लगाएगी। कई अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका टैक्स जरूरत से ज्यादा था, कई अनेक ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं था। मेरे मित्र भूपेंद्र जी कह रहे थे कि हमने आटे पर टैक्स लगा दिया है, आप उठा करके देख लीजिए, हमने जो ब्रांडेड आटा है उस पर टैक्स है, जो बिना ब्रांडेड आटा है उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसे देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आज जीएसटी ये भारतीय जनता पार्टी की जीएसटी नहीं है, ये भारतीय जनता चेतन जी, आटे पर ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, लेकिन आटा तो खाते हैं ना, रोज खाने की जरूरत की चीज है। और अगर जो चीज खुली हुई है, मेरे मन में भी एक सवाल है, जो खुली है मिलावट की आशंका सबसे अधिक है उसमें, तो उसको तो आपने कहा कि ठीक है इसको टैक्स नहीं लेंगे, 5% लेंगे, लेकिन जो पैक्ड है, बार बार सरकार कहती है कि आईएसआई मार्का, फला मार्का, एफएसएसआई के से संबंधित मार्का, इस तरह की चीजें खरीदो खाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं? देखिए रिजवान भाई जी, जिस आटे की आप बात कर रहे हैं जी, मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान का 90% आबादी अपना गेहूं लेकर के अपना आटा खुद गेहूं पिसवाती है और आटा तैयार करती है। अब समय अब ऐसा समय है? ऐसा है, बिल्कुल अभी समय है ऐसा? अरे सर है, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से हिंदुस्तान में आम आदमी की बात कर रहे हैं आप? आज भी आम आदमी साल भर का गेहूं की फसल पर लेकर के इकट्ठा कर लेता है। जिस प्याज के हम रो रहे हैं, आप हर घर में जाकर देख लीजिए, जिसके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, रहने को घर नहीं है ठीक से, वो इकट्ठा कर लेता है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ इस बात से। नहीं, आप कहोगे तो अपन एक बार किसी बस्ती में चल करके देख लेंगे, हम आपकी बात को मान जाएंगे। अगर बस्ती में लोगों के घरों में आटे का स्टॉक नहीं मिला, मुझे और राजेश सिरोठिया जी को आम आदमी नहीं मानते होंगे, मैंने सबकी बात सुनी है सर जी, मैंने सबकी बात सुनी है। मैं कह रहा हूँ कि और राजेश सिरोठिया जी को आम आदमी नहीं मानते होंगे जी। 500 तरह के टैक्स हिंदुस्तान के लोग भुगतते थे जी। आज अगर एक कर प्रणाली के अंतर्गत अगर सारा हिंदुस्तान आया है, तो बीजेपी कांग्रेस के आधार पर नहीं आया है। ये सारा जनमानस इस हिंदुस्तान का जनमानस है। आज हमें कल कोई और है, परसों कोई और है, किसने देखा साहब? लेकिन आज जो इस हिंदुस्तान में व्यापक परिवर्तन हुए, इन सबको लागू करना चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था में अभी से हम कयास लगा रहे हैं कि सब बंटाढार हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 2 महीने बाद भी अगर ये प्रणाली हम लेकर के आते, तब भी इसी प्रकार की बात होती, तब भी इसी प्रकार का विरोध होता। आम आदमी की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, 0% से लेकर के 5% से अधिक कहीं पर कर नहीं है, जो आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजें हैं। अब मेरे मित्र कह रहे हैं कि 12%, 18%, 12-18 में वो चीजें हैं जो आम आदमी की आवश्यकता की नहीं है। इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए सरकार तो आदमियों को मार रही गोमांस के चक्कर में। इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए, इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए क्या टैक्स लेना आवश्यक नहीं है? इस हिंदुस्तान में हमारे 130 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग टैक्स देते हैं रिजवान भाई?
आखिर ये सरकार अपने लिए नहीं कर रही ना, ये सरकार देश के लिए कर रही है। अगर देश के हित में अगर व्यापक पैमाने पर कोई बड़ा फैसला है तो इस फैसले का हमको स्वागत और सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं लगता है कि इस फैसले से देश की आम जनता दब रही है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था छत बिछत हो रही है, निश्चित रूप से उसमें सरकार को घेरें, अच्छा लगेगा। लेकिन अभी कल 12 बजे से चालू हुआ है और आज अपना भोपू लेकर के निकल गए कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अरे इससे बहुत तरह के व्यापार खुलेंगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा, विश्व की अनेक कंपनियां आकर के आपके यहाँ रोजगार के लिए अनेक अवसर पैदा करेंगे, आपकी आर्थिक और वित्तीय स्थिति सुधरेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। आप मुझे बताइए, दही हमने महंगा किया क्या? हमने दूध महंगा किया क्या? हमने ब्रेड महंगा किया क्या? हमने खुला अनाज कहीं महंगा किया क्या? ताजी सब्जी हमने महंगी की क्या? ऐसी कोई चीज नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी पे कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। आम हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम यही चीजों की आवश्यकता होती है। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि सेविंग पर लगा दिया, ब्लेड पर लगा दिया, रेयर पर लगा दिया, कट्टी पर लगा दिया, तो निश्चित रूप से कुछ चीजों पर टैक्स तो आपको देना होगा। हमने 28% लॉजिक बताइए ना। अरे भैया लॉजिक तो सरकार बताइए, 28% का लॉजिक क्या है सर? जिन चीजों पर टैक्स नहीं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं आप बताइए जिन चीजों पर आपने पूरी चर्चा में एक बात बहुत अच्छी की है। क्या आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि हम कभी भी लाते तो ऐसा ही बवाल मचता है। इस पर सवाल क्योंकि क्या है, आपको भी पता है कि आपका जो सिस्टम जो इस देश की सेवा करने के नाम पर तैनात किया गया है, वो सिस्टम देश पर राज करने की मानसिकता से काम कर रहा है। इसलिए वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये हिंदुस्तान सवाल कभी मचता है। नंबर दूसरी चीज आप ढिंडोरा पीट रहे हैं वन नेशन वन टैक्स की। क्या आपने कश्मीर में ये टैक्स लागू कर दिया है क्या? आप धारा 370 के तहत तो कश्मीर हटा नहीं, धारा 370 तो हटा नहीं सके। आपने क्या कश्मीर में जीएसटी लागू कर दिया है? अगर नहीं किया है तो क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? ये सवाल तो दिया है अमेरिका में कि वो भारत प्रशासित। आज आप सब लोग बहुत शिद्दत के साथ कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे बताइए ना सब लोग, आप मेरे बताइए कहाँ थे? आप कश्मीर को भी राजी करा लेते 10 दिन बाद। आपने 5 साल दिया है तो 5 साल हो जाने दो, तब पूछना आप। अभी वक्त है हमको। रिजवान जी और इस जोरदार आइटम में आपके सामने प्रस्तुत ये करना चाहता हूँ। रिजवान जी सब लोग एक आइटम लेकर के बैठे, आप आइटम पर चर्चा कर लीजिए। चेतन जी को कुछ कहने दीजिए। नहीं, आप सब लोग आइटम पर बात कर लो। क्या करना जीएसटी पर चर्चा करके? जीएसटी को लेकर किसी को विरोध नहीं है भैया, वन नेशन चाहिए। हड्डियां और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाय पत्ती पर अभी तक कितना टैक्स लेती सरकार? और हम लोग चारित हों उन पर 0%। अब ये जो सींग खुर और हड्डियां जानवर की ये कब मिलेंगी? जब वो काटा जाए। सींग खुर इसकी बहुत चिंता है। आप आम आदमी की बात ही नहीं कर रहे। आदमी की तो हत्या कर रहे तुम इसी के नाम पे भाई। पूरे देश में फैला रखा है आपने ये। आप लोगों को मार रहे, जिंदा लोगों को। इस बात के भूपेन गुप्ता मुझे लगता है हम विषय से कहीं और चले जाएंगे फिर। राय सोटी, आपके भी कुछ सवाल हो, कुछ आपके मन में और कई तरह की आशंकाएं थे? मतलब ये देखिए क्या है, जो आपाधापी में चीज लाई जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है वन नेशन वन टैक्स का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा कि कहते कि 500 कानून को कर दिया। अभी तक ये आया है कि 23 प्रकार के टैक्स राज्य सरकार वसूलती थी और 17 प्रकार के टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूलती थी, जिनका यूनिफाइड किया गया है और ये इसको मिला के आपने एक वो लिया। दूसरी बात आप ये करें कि कितने लोग टैक्स देते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है उसको देने वालों की संख्या जितनी होगी, जिनकी आय की क्षमता होगी, वही देंगे ना। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स तो हर फकीर और वो जो है ना, अगर कोई गरीब आदमी जो भीख मांगता है वो भी अगर आइसक्रीम खाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबको लगते हैं, पूरे हर आदमी को, पूरा 130 करोड़ का देश। ये बात आप भूल जाइए कि टैक्स नहीं देता है। अब वो टैक्स व्यापारी खा जाता है कि सरकार के मुलाजिम खा जाते हैं, या कहाँ चला जाता है, या सरकार उसका जो किफायत को भूल के और कहाँ खर्च करती है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। ये सब बातें फिर बहुत लंबी खिंच जाएंगी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए चाणक्य से लेकर आज तक एक बात कहा गया कि राजा जो है अपना राजकाज चलाने के लिए और प्रजा को सेवा करने के लिए उसकी कर दे क्षमता के हिसाब से टैक्स ले। तो हमें सिर्फ टैक्स स्लैब में यही देखना है कि जिस चीज पर हम टैक्स लगा रहे हैं, अब आप बताइए, आप नाखून नहीं काटेंगे तो बीमार होंगे, आपकी सरकार को पैसा देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा अस्पतालों में। आप नेल कटर को आप 28% टैक्स पे रख रहे हैं। कौन सी
आप तो कहते साहब नेल कटर, हैंड वॉशिंग करने वाले, हाथ धोने वाले, आप इन चीजों पर भी चर्चा कर लेना, दाल चावल रोटी सब्जी पर। अरे भैया, आटा नमक पर बात कर लें, आप देश को बीमार पे चाय पत्ती पे बात कर लें। स्वच्छता में समझ में नहीं आता है कि जो चीजें सरकार रिलीफ में देती है उन पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते। चेतन जी, मैंने आपसे बात की थी, इस बारे में मैंने आपसे बात की थी। खुले में बिकने वाली चीजें नुकसान पैदा कर सकती हैं, ये सरकार उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको ब्रांडेड उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं आप ब्रांडेड नहीं लेते ब्रांडेड, लेकिन पैक तो करने दीजिए। आप ब्रांडेड लेते हो क्या? आप पैक क्यों नहीं करने देते हो? सब्जी आप ब्रांडेड लेते हो क्या? आप पैक क्यों नहीं करते? नुकसान करती है क्या? आप पैक नहीं करने देंगे उसे? अंडा ब्रांडेड आता है क्या? अंडा आप खाते हैं, अंडा आपको नुकसान करता है? आप उसे पैक नहीं करने देंगे, आप उसे पैक नहीं करने देंगे। एक तरफ पैक करेंगे तो महंगा ले लेंगे, महंगा कर देंगे। इसका मतलब सांची और अमूल का दूध पीना बंद कर दें, भाजपा ये कहना चाह रही। भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से स्वदेशी का आह्वान करती है और दूध खरीदना स्वदेशी का हम आह्वान करते हैं। हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं कि स्वदेशी की तरफ 4 कदम आप भी बढ़ाइए, ताकि विदेशों में जो करेंसी हमारी जाती है उस पर भी हम रोक लगा सकें। दूध विदेशी है क्या? अमूल कौन सा है? सौरभ डेयरी का कौन सा है विदेशी? मैं एक साहब बड़ी महत्वपूर्ण कंपनियों की बात है, मुझे लग रहा है आप लोग आपस में बात मत कीजिए। यही चीज आपने आपस में बात खुले में लेते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। चेतन जी, आपसे सबसे आखिरी में सारे सवाल करेंगे, चलिए आप बात कर लीजिए। बिल्कुल, कुछ कहना चाहते हैं भूपेंद्र गुप्ता? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब ये हमारी पार्टी ने और सारी पार्टियों ने लोकसभा में समर्थन दिया सरकार को जी, और इनको बिल पास करवाने में पूरी तरह से वोट दिए, 2/3 मेजॉरिटी से इनका बिल पास हुआ, तब इनसे आश्वासन, स्पष्ट आश्वासन सरकार से लिया गया था कि ये भविष्य में 18 से ऊपर नहीं जाएंगे। जी, 18 से ऊपर नहीं जाएंगे। टैक्स के स्लैब में कोई रद्दोबदल करना होगा तो ये पार्लियामेंट के पास आएंगे। और तीसरी चीज ये कि इसको जो है फाइनेंशियल बिल के माध्यम से ये पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे। इन तीनों आश्वासनों से इस सरकार ने दगा किया, इस सरकार ने उससे मुख मोड़ लिया। ये तो हो गई एक व्यवस्था की बात। जो आपने सदन को, प्रदेश की जो है संसद को आपने जो आश्वासन दिया, उस आश्वासन को आपने पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल के माध्यम से आपने ये सारी चीजें कर ली। दूसरा बड़ा सवाल क्या है कि जब आपने जो है जीएसटी काउंसिल की स्थापना की, तो जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर को आप पढ़ें, आपने पूरी तरह से उसको जो है अधिकारियों से और बाहर के लोगों से भर दिया। उसपे सरकार का जो हस्तक्षेप है बहुत सीमित हो गया। इसीलिए आज कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग, जसबीर बादल जैसा आदमी चिल्ला के कह रहा है कि हमें तो भगा दिया, हमारी बात सुनी नहीं गई। ये जीएसटी काउंसिल के हालात आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा बड़े सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, देश को ये जानना चाहिए, देश के सामने बात में रखना चाहता हूँ कि जीएसटी ने अपने सारे काम को करने के लिए एक जीएसटीएन बनाया, जिसको जीएसटी नेटवर्क कहते हैं। वो जीएसटी नेटवर्क क्या है? वो जीएसटी नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में इस टैक्स कलेक्शन से लेके उसकी सारी प्रोसेसिंग से लेके हर चीज को मॉनिटर करेगी। और वो मॉनिटर करने वाली संस्था कौन है? वो निजी हाथों में चली गई। उसमें जो है 24.5% शेयर केंद्र सरकार के हैं, 24.5% शेयर रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स के हैं और 51% शेयर जो है निजी क्षेत्रों के हैं, जिसमें एचडीएफसी जैसे बैंक और आईसीआईसीआई। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप कि ये जो प्राइवेट क्षेत्र के प्लेयर्स हैं, ये हिंदुस्तान के हजारों लाखों करोड़ रुपया, 20 लाख करोड़ का हमारा जो है बजट है और 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू न्यूट्रल, जो बात हमारे तिवारी जी कर रहे थे, अगर रेवेन्यू न्यूट्रल हम इसको मान के चलते हैं तो 20 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन को ये प्राइवेट प्लेयर हैंडल करेंगे। क्या हमने जो है अपनी सरकार ठेके पर दे दिए, आउटसोर्स कर दिए? सवाल जवाब लेने का समय भी तो दीजिए। ये सवाल जवाब लेने का समय आनी जरूरी है, जवाब लेने का भी समय। राजीव जी, हम मीडिया इंडस्ट्री से हैं, मीडिया पर क्या असर देख रहे हैं आप इसका? इसलिए कि जैसे चेतन सिंह कह रहे थे कि जीएसटी से बहुत रोजगार बढ़ेगा, मीडिया भी एक रोजगार का एक बड़ा माध्यम है इस समय देश में। मीडिया के लिए तो जो डीएवीपी पॉलिसी लेकर आए हैं जी, जो डीएवीपी पॉलिसी लेकर आए हैं जी, वो डीएवीपी पॉलिसी भी वो बड़ी मछली को छोटी मछलियों को हजम करने की नीति के तहत आया है। अब ये केवल जो है झबरे भालुओं को ही सारे बाल चिपकाएंगे और जो गंजा जो व्यक्ति है, गंजा मीडिया है, उसके बाल नोचेंगे ये।
उनको 5% टैक्स स्लैब में रख दिया, विज्ञापन पर 5% टैक्स लगा दिया, प्रिंट मीडिया को, न्यूज प्रिंट पर भी बढ़ा दिया है। सारी देखिए इन्होंने पूरी, मैं कह रहा हूँ कि जब आप बंदर के हाथ में उस तरह देंगे, उन अफसरों के हाथ में जिनका कोई जमीनी हकीकत से वास्ता नहीं है, अगर ये चेतन सिंह जैसे के जमीनी हकीकत के नेताओं को, भूपेन्द्र गुप्ता जैसे लोगों को रखते उस समिति में, तो फिर दूसरा सवाल यह है कि जीएसटी काउंसिल संसद से ऊपर है क्या? आपने एक बिल, मोटा मोटा बिल पारित करा लिया, लेकिन रेट्स जिससे जनता का ताल्लुक है, जिसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होता है, आप उसकी तो कोई से रही नहीं है। आप तो बात कर रहे हैं कि वो जसबीर बादल की, हम तो हमारी जानकारी में कई राज्यों के, भाजपा राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी अपमानित करके वो किया गया है। अब वक्त की कमी है। चेतन जी, मीडिया की मैं बात कर रहा था, सवाल बहुत ढेर सारे आपके सामने आए हैं, सबका जवाब दे दीजिएगा जल्दी जल्दी, इसलिए कि 4-5 मिनट ले लीजिए उस पर। देखिए, प्रिंट मीडिया, मैं आपको बता दूं, प्रिंट मीडिया पर 5% टैक्स लगा दिया गया, अभी तक नहीं लगा था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 12% था जब आपकी सरकार बनी, 15% तक आप पीछे ले आए और 18% अब आपने कर दिया। तो किस तरह से ये छोटा मझौला मीडिया, बहुत छोटे स्तर का मीडिया सर्वाइव ही कैसे करेगा अगर इस तरह की चीजें होंगी? क्यों इन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए रिजवान भाई, ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये बाजार में 15-20 दिन पहले आ गई हैं, और निश्चित रूप से कई चीजों पर अभी हमको समझना पड़ेगा। और सरकार अगर कोई चीज लेकर के आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लेकर के आए हैं ये बहुत अच्छा है। हो सकता है समय के साथ अगर कहीं कोई प्रकार की अगर कोई बाधा है, कहीं लगता है कि कोई सेक्टर खत्म हो जाएगा, आप जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर लगता है कि इस पे गाज गिरेगी तो निश्चित रूप से सरकार को विचार विमर्श करना होगा। सरकार, किसी की भी सरकार हो, हिटलर शाही से नहीं चलती है। टैक्स की एक ऐसी व्यवस्था है कि आम जनता आपको टैक्स भी देती रहे, सरकार का भी काम होता रहे। ये जजिया कर नहीं है कि आप किसी का गला दबा करके ले लोगे। जिस दिन इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में सरकार को लगेगा कि नहीं, ये हमारी जनता इससे पीड़ित हो रही है, जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। और उन नेताओं के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आखिर ये कौन सी मजबूरियां हैं जिनके बारे में आप कहते हो कि सरकारें बादल साहब का नाम की गए, उनकी आपने सुनी नहीं? अरे सुनी नहीं तो आप सुना तो सकते थे भैया। ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, आपका किसी ने मुंह बंद करके नहीं रखा है। अगर आप सच को कहने से सुनाया तभी तो सामने आया। अगर रिजवान भाई, अगर आप सच को कहने की हिम्मत शिद्दत के साथ नहीं रख सकते हो तो आपको राजनीति के क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जहां तक बोला उन्होंने, और अभी तक जहां तक जो सरकार जो टैक्स जीएसटी लेकर के आई है, हमको थोड़ा मुझे लगता है अभी हमको इंतजार करना चाहिए। एकदम से हम उठ करके ये चल दें कि नहीं ये भी खराब है, ये भी खराब है, जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। अरे भूपेन्द्र भाई, मेरी बात हो जाने दो। इसके बाद मलैया जी को विरोध करना पड़ रहा है जाके। अरे भूपेन्द्र भाई, मेरी बात हो जाने दो ना जी। और जो अभी मेरे मित्र भूपेन्द्र जी कह रहे हैं कि सरकार ने 3 बातों पर हमसे वादा किया था, तो वादा तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, वादा निभाने के लिए हमारी सरकार करती है। आप हिंदी फिल्म का जो गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो आप उसमें मत जाओ। हमने जो वादा किया है, कसमें वादे प्यार वफा सब, हमने जो वादे किए हैं, विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देश हो या देश की जनता हो, हमने जो वादे किए हैं वो वादे हम निभाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, भले ही हमारी सरकार हो, अगर हमने देशवासियों से किए हुए वादे को अगर नहीं निभाया, अगर हमने उससे मुंह फेरा, तो जनता हमसे भी मुंह फेर लेगी। इसलिए हम इस मुगालते में नहीं हैं कि हम सर्वोपरि हैं। हम जनता की ताकत पर आज यहाँ पर बैठे हैं और जनता के हित में काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमने जनता से जो वादे किए हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे स्वास्थ्य का मतलब वो वादे पूरे करेंगे। जनता के प्रति आप बहुत संवेदनशील हैं। रोटी का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा, इस सारे वादों पर हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। और निश्चित रूप से आपका दृढ़ विश्वास, हम सब लोग मानते हैं कि देश के हित में हमारी सरकार काम करेगी। देशवासियों के आशंकाएं कुशंकाएं बहुत सी हैं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, करते रहेंगे, तो भूपेन्द्र भाई करते रहेंगे। हम इस पर तो मैं सच कहता हूं, करते रहेंगे, बिल्कुल। चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, आरएस तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, भूपेन्द्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, जय आप हमारे साथ जुड़े, और राजेश सिरोठिया आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि आधी रात में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और जीएसटी लागू हो गई। जीएसटी लागू करना एक बड़ा निर्णय था सरकार का। सरकार ने पूरे बड़े भव्य तरीके से इसे लागू किया है। जितनी भव्यता से इसे लागू किया गया है, उम्मीद ये की जाती है कि सरकार को एक बड़ी आमदनी भी इससे होगी और देश
एक टैक्स में एक साथ जुड़ जाएगा, लेकिन इसके साथ कई तरह के सवाल हैं। महंगाई बढ़ने की आशंका है, आम आदमी के मन में भी कई तरह के सवाल हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये आम राय भी है। और व्यापारियों के प्रति सरकार का क्या रवैया रहने वाला है, कैसी सोच है, उसको कैसे और बेहतर ढंग से इसको एजुकेट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में अच्छा होगा जीएसटी से, इसलिए कि जीएसटी लगभग 10 साल पहले देश में लागू होनी थी, इसकी तैयारी भी की गई थी, लेकिन अब लागू हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बेहतर नतीजे में। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा।